तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ पर यंजी और साथ में जिन हॉस्पिटल आए होते हैं डॉक्टर उसका चेक करके उसे बताता है जो फीटस है वो भी 4 मंथ का हो चुका है और 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। उसकी हार्ट बीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तभी जहाँ पर हमारा जिना उसके पास आता है और उसे बोलता है डॉक्टर क्या तुम बेबी का जेंडर रिवील कर सकते हो, उसे काट देने लगता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर और हमारा यंजी दोनों ही उसे इस तरह से देखते हैं। फिर वो उसको उसका कार्ड वापस करते हुए उसे बोलता है तुम बस घर जाओ और अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना, मेक श्योर कि तुम उसके न्यूट्रिशन पर ज़्यादा अटेंशन देना। तभी यहाँ पर जो यांजी है उठ के उससे बोलता है कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम उस बच्चे को नहीं रखना चाहोगे जो कि अल्फ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो फिर उसके पीछे आ जाता है, उससे बोलता है कि नहीं मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ, अल्फ़ा का जो स्टेटस है वो तो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं कभी ऐसा चीज़ कर ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर वो उससे बोलता है मुझे छोड़ो। तभी वो उससे बोलता है तुम यहाँ पर वेट करो, मैं तुम्हारी मेडिटेशन लेकर आता हूँ और तुम्हारी प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज़ करने वाली जो किट है वो भी लेकर आता हूँ। तभी 10 मिनट बाद वो मेडिसिन के साथ आ जाता है। वो देखता है यान जी यहाँ पर बैठा होता है उसके फ्रेंड के साथ। उसे देख के उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अल्फ़ा फ्रेंड होता है उसका जिसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी हाई होती है। वो बोलता है आगे, अगर यहाँ पर कोई मार्क नहीं हुआ यंजी पर तो वो कभी मेरे साथ प्यार में नहीं पड़ेगा। और 96% कंपैटिबिलिटी रेट, सच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर वो थोड़ा परेशान और नर्वस होता है, उसके दिल बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। वो बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस होऊँगा जैसा कि मैं पहले हुआ करता था, बट मेरे जो इमोशंस हैं वो इतने इंटेंस नहीं हैं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। इंस्टेड एक कोल्डनेस जो है मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा अभी भरी पड़ी है। और यहाँ पर अगर मुझे उसे फ़ोर्स करना पड़ा मेरे साथ रहने के लिए, उसे सिर्फ़ उसके लिए पेन ही आएगा और सफ़रिंग ही उसे मिलेगी। इससे तो अच्छा मैं उसे जाने दूँ और मैं अपने आप को थोड़ा-सा फ्रीडम और डिग्निटी के साथ छोड़ दूँ। वो उससे बोलता है सरफेस पे मैं नोबल और अंडरस्टैंडिंग लगूँगा, लेकिन मैं ही जानता हूँ ये तो सिर्फ़ एक्सक्यूज़ है उस लव के लिए जो कि मैं कभी नहीं पा सकता। और ये कह के वो जाने लगता है। फिर वो रुक जाता है। उसे पता नहीं क्या होता है, वो वापस से मुड़ता है और उसे देखने लग जाता है। थोड़े टाइम बाद वो यंजी को उठाता है और अपने पास ला लेता है और उसे घूर के देखने लगता है। तभी यहाँ पर वो बोलता है यंजी क्या तुम मेरे साथ बाद में बेबी सप्लाईज़ पिक करने के लिए चलोगे? वो उसे ओके बोलता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ ब्रो? ऐसा थोड़ी ना कि मैं तुम्हारी वाइफ़ को स्टील करने वाला हूँ। तुम भूल गई ये मेरी फैमिली का हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर वुल्फ ने तो गिव अप कर दिया होता है क्योंकि यहाँ पर जब पीडब्ल्यूडी गैंग के लिए उसकी ग्लैंड लेने के लिए गए थे तब उसने कहा था कि अगर जिन ने अपनी जान खतरे में डाल के अंजी को बचाना चाहा तो वो यहाँ पर वो गिव अप कर देगा और उसे पता चल जाएगा कि जिन सच में उसके लिए अच्छे फील करता है। यहाँ पर इसी वजह से वो सिर्फ दोस्त होने के नाते आया था। तभी अंजू उसे धक्का दे देता है और वहाँ से चलने लगता है। तभी यहाँ पर पीछे से वो उसे बोलता है कि थोड़ा सा टाइम निकालना हॉस्पिटल में जल्दी ही आने के लिए उसे अभी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर किसी की उसके साथ पे ज़रूरत है। और यहाँ पर ना जिन बोलता है हाँ चलो वेट करते हैं बेबी के बॉर्न होने तक, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। अभी वो किस चीज़ की डिस्कशन करेंगे वो बाद में देखा जाएगा। अभी वो मार्केट में आ जाते हैं। जो यंजी है वो तरह तरह के क्लोथ्स लेने लगता है बेबी के लिए और यहाँ पर सबसे अच्छा चुन लेता है और यहाँ पर जिन उसे देख के खुश हो जाता है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है उसे लगता है जैसे उसे फिर से उसे एक बार प्यार हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या है, मेरा दिल सडनली इतना ज़्यादा फास्टली क्यों रन कर रहा है। तभी वो उसे बोलता है कि यहाँ पर आओ और इसे लेकर जाओ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसने बहुत सारी शॉपिंग कर ली होती है। जिन उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि हमारा जो बेटा है वो इतने सारे क्लोथ्स वेयर कर पाएगा? तभी वो पीछे मुड़ के उससे बोलता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो उससे बोलता है नहीं मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। यहाँ पर हमारा सीन कट। तो शॉपिंग से आने के बाद हमारे यांजी अपने जो बेबी के क्लोथ्स हैं उन्हें अच्छे से रखने लग जाता है। तभी पीछे से जिन आते हैं और उसके नेक पे किस करता है, उससे बोलता है तुम आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। उसे बैक हग करता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसे प्यार भी दिखाता है अपना। लेकिन अंजी यहाँ पर फ्लिंच हो जाता है और उससे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो उसे यहाँ पर बेड पे धक्का दे देता है और उससे बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और ये कहने के बाद वो उसे किस करने लग जाता है। वो उसे सोचता है अपने मन में कि एट फर्स्ट मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन सिर्फ तुम्हें हक करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा कि मैं और ज़्यादा नहीं खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे ये किस चाहिए थी। और यहाँ पर वो बोलता है यंजन तुम बहुत ही स्वीट और ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैं रेजिस्ट कैसे कर पाऊँ।
यहाँ पर तभी वो उसे ना बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और उसे किक कर देता है। उसका जो किक है ना वो उसके शोल्डर पे जाके लगता है। हम देखते हैं उसका बहुत ही बुरी हालत हो जाती है मतलब जिन की। और यहाँ पर ना उसकी हालत देखता है वो भी और यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो जाता है तो यहाँ पर जिन उससे बोलने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ़ किस ही करने वाला था, मैं कुछ और ज़्यादा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और अपने रूम में चला जाता है। इधर जिन आता है अपने साथ अपने रूम में और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं ज़रूर से मेरा दिमाग फिर गया होगा, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। फ़ॉर्च्युनेटली ये कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, यंजन हर्ट नहीं है। यहाँ पर तभी ना वो ना कुछ लगाने लगता है मेडिसिन जैसी। तभी इधर देखते हैं यंजी अपने रूम में होता है, उसके साथ वो रैबिट भी होता है जो एक बार जिन ने उसे दिया था। यहाँ पर वो सोचता है कि मैं सच में अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। जब भी लूशिंग जिन मुझे टच करता है ऐसा लगता है कि मैं उससे मूव्ड हो जाता हूँ हमेशा ही। जब भी लूशिंग जिन ऐसे मेरे करीब आता है वो सोचता है अपने मन में, ऐसा लगता है लूशिंग जिन अभी जो कुछ भी कर रहा है वो उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है जो उसने एक बार किया तो था लेकिन बहुत ही लेट हो गया उस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए। तभी वो यहाँ पर एक पेन निकालता है और अपनी रिंग फिंगर पर एवरलास्टिंग लव लिख लेता है। तो यहाँ पर वो जो टैटू था पहले वो एवरलास्टिंग लव का ही था जो कि उसने मिटा दिया था। यहाँ पर वो अभी लिख लेता है और यहाँ पर तभी थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि नहीं, 27 ईयर्स के बाद मैं उससे प्यार नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्योंकि उसे सारी चीज़ें याद आ जाती है वो अपने उस टैटू को रिमूव करने लग जाता है। फिर वो यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है अपने बेड पे और यहाँ पर सोचने लग जाता है कि उसके शोल्डर को आखिर हुआ क्या था। ऐसा लगता है कि उसका जो राइट हैंड है वो भी ओकेजनली इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है, उसकी स्ट्रेंथ चली गई है। तभी ये सोच रहा होता है वो, तभी उठ जाता है और यहाँ पर ना फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है मतलब कि जिनके रूम के पास। देखता है वहाँ पर अभी तक जो लाइट्स हैं वो जगी होती हैं। वो अंदर देखता है, यहाँ पर हम देखते हैं जिनकी हालत और उसका शोल्डर। आपको याद होगा वो पहले उसके ग्लैंड्स वापस लेने के लिए गया था, तभी यहाँ पर उसकी जो शोल्डर की हालत हो गई थी। यहाँ पर बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर के साथ उसने फाइट की थी। यहाँ पर उसे देख के उसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वो पानी लेने की कोशिश करता है और उसे ना ढक्कन तक खोला नहीं जा रहा होता है। तभी वो यहाँ पर पूरी अपनी मेहनत लगाता है, उसके बाद पानी की बॉटल को ओपन करता है और पीने लगता है। और यहाँ पर वो खाँसने भी लग जाता है, मतलब उसकी हालत टोटली बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। यहाँ पर वो सोचता है अच्छा, तभी वो हमेशा ऐसा करता था, वो अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखता था टाइटली बाथरूम में, जब वो वॉशरूम में शावर में जाता था और वापस आता था। इवन कि अभी इतने ज़्यादा हॉट सीज़न में भी वो लॉन्ग स्लीव्स वेयर करके रखता था इसी वजह से। तभी वो देख लेता है, तभी यहाँ पर वो उसके करीब आ जाता है, जिन उसे देखने लगता है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर देखते हैं यंजू उसके पास आता है और वो उससे बोलता है कि क्या मैंने तो तुम्हें जगा दिया। वो अपनी शर्ट पहनने लगता है और उससे बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ तुम जाके सो जाओ। वो उससे बोलता है तुम्हारे शोल्डर में क्या हुआ, वो इंजरी कैसे हुई। वो चुप हो जाता है। वो उससे बोलता है 2 साल पहले, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस अभी स्कार रह गया है तो ये बहुत बड़ी डील नहीं है। वो उससे बोलता है तुम अभी भी ऐसे मेरे साथ जानबूझ के एक्सक्यूज़ बना रहे हो। वो उससे बोलता है कि ऐसे मैस्करेड मत करो स्वीट हार्ट, मैं ठीक हूँ। तभी वो मेडिसिन उसकी ओर फेंक के चला जाने लगता है गुस्से में। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है तुम बस फोकस करो ऐसे बेबी को बर्थ देने में। मैं अभी यहाँ पर तुम्हारी जब केयर करके हो जाएगा मेरा तो मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा और मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा कुछ भी चीज़ को लेके। यहाँ पर ना फिर वो अपने मन में सोच रहा है यान जी मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है वो नहीं बात करना चाहता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या ही बोलूँ, वो कभी भी मेरे साथ बात नहीं करेगा उस चीज़ को लेके। यहाँ पर फिर वो जाने लगता है। यहाँ पर यंग जी को पता होता है कि अगर कोई चीज़ है वो उसके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या करता है, वो कभी उसके साथ डिस्कस नहीं करेगा। ये सुन के ना, ये सोच के ना उसे गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो, क्या तुम मेरी केयर करते हो। ये चिल्ला के बोलने पर यंग जी उसकी ओर पीछे मुड़ के देखता है और यहाँ पर वो उसे अपने पास बिठा लेता है अपने लैप पे। उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठो और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि देखो तुम कैसे बेयरफुट ही यहाँ से जा रहे थे, तुम्हारे पैर कोल्ड हो चुके हैं। वो उससे बोलता है मैं नीचे फ्लोर पे सो जाऊँगा, तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लाया करो और मुझे तुम्हारी थोड़ी सी वार्मथ दो, ओके। यहाँ पर वो उसके हाथों से अपना पैर हटा लेता है और उससे बोलता है प्रिटेंड करना बंद करो। यहाँ पर यंजी अपने पैर को छुड़ा के उससे बोलता है कि बस मुझसे दूर रहो। मुझे पता है मैं तुम्हें ना कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जो तुम्हारे घर में होनी ही चाहिए और तुम यहाँ प्रिटेंड किस चीज़ के लिए कर रहे हो। तुम्हें जब मैं मिल गया तो तुम मुझे इधर से उधर टॉस करने लगे और मैं बिल्कुल भी ऐसे
रिजेक्टेड होना बार-बार नहीं चाहता हूँ। क्या तुम्हें समझ में आया? और वो यहाँ पर इमोशनल हो जाता है, वो उससे अपनी सारी भड़ास निकालने लग जाता है। वो उससे बोलता है मैं एक रैबिट हूँ जो कि क्लोन सेल से क्रिएट हुआ था। अगर तुम चाहते हो तो तुम बहुत सारा 1000 और भी ज़्यादा 1000 मेरे जैसे क्रिएट कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर मुझे ऐसे होल्ड क्यों कर रहे हो? तो वो उसे हग कर लेता है और उससे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और यहाँ पर वो रोने लग जाता है। उससे बोलता है कि मेरे बारे में ऐसा स्पेशल ही क्या है? मेरे पास तो अभी ए3 ग्लैंड्स भी नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस हूँ, मुझे जाने दो। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इनफ हो गया तुम्हारा सो कॉल्ड लव, मैं और ज़्यादा जीना नहीं चाहता तुम्हारे उस प्यार के साथ। और यहाँ पर वो उससे बोलता है मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें एक्सेप्ट करने की। वो उससे बोलता है तुम मेरी वाइफ हो। उसके लिए सूथिंग फेरोमोन रिलीज़ करता है। वो उससे बोलता है मैं था वो जो रॉन्ग था, मैं था वो जिसने तुम्हें रॉन्ग फील करवाया। यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा है मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि वो बिल्कुल भी स्लाइएस्ट सेंस भी नहीं है उसके पास सिक्योरिटी की मेरे साथ, मतलब कि वो बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं करता मेरे साथ। और यहाँ पर वो उसके अंदर हिम्मत नहीं है मेरा प्यार, मेरी केयर, मेरे अफेक्शन को एक्सेप्ट करने की, और मेरा सिंपल सॉरी कहना उसे ज़्यादा अच्छा फील नहीं कराएगा। यहाँ पर उसके लिए वो फेरोमोन से रिलीज़ करता है। यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से वो सो जाता है। तभी यहाँ पर वो उसके साथ लाई करता है और यहाँ पर उसके जो आंसू हैं साफ करता है, और वो सोचता है उसकी आइज़ सुबह बहुत ही ज़्यादा स्वॉलन होने वाली हैं। वो सोचता है ये बहुत ही रेयर है उसे ऐसे रोते हुए देखना। मेरी मेमोरी में वो बहुत ही कम रोता था, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से एक प्राइड होती थी उसकी बोन में ओमेगा की, क्योंकि वो हमेशा से ही हाई लेवल ओमेगा था, इसीलिए उसकी प्राइड डिग्निटी के कारण वो बहुत ही कम रोता था और वो अपने इमोशंस को हमेशा अपने अंदर ही दबा के रखता था। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि लेकिन कभी कभी रोना अच्छा होता है। वो सोचता है इवन कि अगर 1000 और भी ज़्यादा 1000 लोग मतलब क्लोन तुम्हारे जैसे बन जाए तब भी कोई तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता, मेरा यंजन सिर्फ और सिर्फ एक है। यहाँ पर वो उठ जाता है। वो सोचता है कि उसकी यंजन की केयर करते वक्त यहाँ पर उसने नेचुरली ही एक जो अपना फिक्स शेड्यूल है वो बना लेता। वो हर रोज़ 7 बजे उठता था उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। प्रेग्नेंट ओमेगास को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और वो बाहर के आई फूड पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है, तभी वो उठ के जाने लगता है। तो यंजी उसके कोट को पकड़ लेता है, फिर वो उसे आराम से लेटा देता है और यहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद यंजी जो है वो काँपने लग जाता है, मतलब वो बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है मैं थोड़ी देर में जाके ब्रेकफास्ट बना के लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ी देर और सो जाओ। और उसके लिए फेरोमोन रिलीज़ करता है और उससे बोलते हैं मैं तुम्हें जगा दूंगा, अगर मैं यहाँ पर तुम मुझे ना देख पाओ ना तो तुम चिंता मत करना। और यहाँ पर वो उसे अच्छे से सुला देता है और यहाँ पर वो सोचता है कि देखो मैं उसे बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उसे रात को भी अकेले नहीं सोने दे सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंजुन इतना ज़्यादा रेस्टलेस सोएगा प्रेग्नेंट होने के बाद। और यहाँ पर अगर थोड़े टाइम के लिए भी उसे सूथिंग फेरोमोन नहीं दिए जाते तो वो इधर से उधर पूरी जगह पर टॉस एंड टर्न करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये अंजन उठ जाता है, थोड़ी देर बाद अपना फ़ोन चेक करता है और जैसे ही वो फ़ोन को देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब वो क्या देखता है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो देखते हैं हम आखिर जो यंजन है वो चौंक क्यों गया था। वो देखते हैं कि वो जो फ़ोन है वो लू शंगचन का होता है जिसमें पिक्चर लगी होती है, वॉलपेपर लगा होता है उन दोनों के हाथों का। यहाँ पर वो सोचते हैं कि इसका मतलब कल रात में उसके बेडरूम में ही सो गया। तभी वो अपने पेट पे हाथ रखते हैं और उस पिक्चर को देखते हैं और बोलते हैं लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था उसे रिकॉल करता है। वो याद करता है कि कैसे वो फूट फूट के रोने लगा था और उससे बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा था। वो सोचता है कि तुम इतना रो क्यों रहे थे, तुम ओवरली इमोशनल हो गए थे कल रात, ये बहुत ही अनबियरेबल है। तभी वो नीचे देखता है एक बहुत ही ज़्यादा वार्म शूज़ रखे होते हैं। वो सोचता है ये बहुत ज़्यादा वार्म है, ऐसा लगता है कि यहाँ से कोज़ी ब्रीज होके गुजरी थी। यहाँ पर वो काफ़ी उसका मूड अच्छा होता है। वो बाहर जाता है, देखते हैं यहाँ पर जो जिन है उसने खाना प्रिपेयर किया होता है। वो उससे बोलते हैं तुम तो बहुत जल्दी उठ गए, मैं तो अभी तक तुम्हें उठाने के लिए पहुंचा भी नहीं। हाँ ये थोड़ा सा हॉट है, तुम्हें पहले कोल्ड करना पड़ेगा, इसे कूल डाउन करना पड़ेगा। तभी वो उससे वो स्कूप ले लेता है और ख़ुद जो है अपनी बोल और उसकी बोल दोनों में वो खाना डाल देता है। जैसे ही यहाँ पर वो उसके सामने बोल को रखता है तो यहाँ पर लू शिंगजिन इतने में ही खुश हो जाता है। वो उसकी पिक्चर निकालने लग जाता है और यहाँ पर ना पोस्ट डाल देता है कि पोरच जो कि मेरी वाइफ ने स्कूप की थी मेरे लिए। यहाँ पर तभी उसका दोस्त पिंगशन उसे मैसेज करता है कि सिस्टर इन लॉ की कुकिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पर
उसका जो दूसरा दोस्त है बाय रुईजिंग वो उससे लिखता है शू पिंगजन को कि तुम क्या अंधे हो, देख नहीं रहे? उसने लिखा है कि वो स्कूप्ड किया गया है, कुक नहीं उसने किया है। यहाँ पर उसका मूड थोड़ा-सा फिर से ऑफ हो जाता है। तभी यहाँ पर वो दोनों एक-दूसरे को देखते हैं। वो उससे बोलते हैं और ज़्यादा खाना खाओ, मैं आज ना थोड़ा-सा लेट हो जाऊँगा। तो यहाँ पर जिन्ना उसे खाना डालता है उसकी बोल में और ज़्यादा, वो उससे बोलता है और ज़्यादा खाना खाओ, मुझे ना आज लेट हो जाएगा आने के लिए। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या ये अच्छा मतलब टेस्ट कर रहा है खाना? फिर यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा है कि थोड़े टाइम पहले मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी रही थी, लेकिन अभी फिर से मैं स्लोली स्लोली स्टार्ट कर रहा हूँ ईट करना। तभी वो फिर से पूछ रहा है कि क्या ये टेस्ट अच्छा कर रहा है? वो सोचता है अपने मन में कि मैं सच में तुम्हारा आंसर जानना चाहता हूँ, इवन कि अगर ये अच्छा टेस्ट नहीं भी कर रहा, मैं नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है अगर ये अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए अनदर नैनी या फिर कुक को ढूँढ सकता हूँ। फिर वो उससे बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि तुम अच्छे से कुक कर रहे हो। तभी वो अपने हाथ धोने जा रहा होता है, वो उसके हाथ को रोक के गर्म पानी से धोता है, उससे बोलता है कि मैं ना जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, उससे पहले ना ऐसे वॉश मत करना, ऐसे मतलब कोल्ड वाटर से टच मत करना। क्या तुम्हें समझ में आया? और यहाँ पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, बैक हग करके उससे बोलता है, इसीलिए तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आने वाला। मैं अभी तक गया भी नहीं, तभी भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है।